आप सबका स्वागत है दोस्तों। मेहनत होगी जीत होगी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग झारखंड में जनजातीय विद्रोह व आंदोलन संबंधित इतिहास को जानने और समझने का प्रयास करेंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिससे हर प्रकार के परीक्षा में प्रश्न आने की संभावना प्रबल रहती है। झारखंड में अगर जनजातीय विद्रोह और आंदोलनों की बात करें तो यहाँ पर 3 प्रकार के आंदोलनों को मुख्यतः देखा जाता है। पहला, अपने राजा के सम्मान की रक्षा हेतु जो है यहाँ के लोग, जनजातीय लोग प्लस सदानी लोग जो है वो कार्यरत रहे, प्रयासरत रहे। दूसरे प्रकार का विद्रोह अगर देखें तो अंग्रेजी शोषण के विरुद्ध, जब अंग्रेज शासन इस क्षेत्र में अपनी पैठ मजबूत कर रहा होता है, उस दौर में यहाँ पर जो है उनकी कानून व्यवस्था, उनकी न्यायिक व्यवस्था, उनकी शिक्षा प्रणाली आदि जो है इन आदिवासियों और ये सदान लोगों के जीवन में एक उथल पुथल मचा देती है, और जिसके वजह से जो है वो अंग्रेज़ों से सीधा संघर्ष जो है वो हम लोगों को देखने को मिलता है। और तीसरे प्रकार का जो आंदोलन हम लोग झारखंड में बात करें तो ये सुधारवादी आंदोलन के रूप में हम लोग देखते हैं। सुधारवादी इसलिए कि इन्होंने अपने आंदोलनों में, सभी आंदोलनों में अगर हम लोग देखें, इस सुधारवादी आंदोलन के पहले जितने भी आंदोलन हुए, इन सभी आंदोलनों में जो है अंग्रेज विजयी हुए या इनको आंदोलनों को दबा पाने में सफल रहते हैं। तो इन सारी चीज़ों से जो हमारे जनजातीय नेता रहे, उन लोगों ने एनालाइज करने का काम किया कि आखिर हम विफल क्यों हुए, आखिर जो है अंग्रेज़ों के अगेंस्ट हम हारे क्यों। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए वो लोग अपने आप में एक सुधारवादी आंदोलन की शुरुआत करते हैं। तो वो सुधारवादी आंदोलन का इतिहास के रूप में जाना जाता है। अब हम लोग पहले प्रकार की बात करें, यानी कि राजा के सम्मान की रक्षा हेतु जो प्रकार के आंदोलन हुए, जिसमें खास करके ढाल विद्रोह जो है वो आता है। इसके साथ साथ जो है चुआर विद्रोह या फिर चेरो विद्रोह, भोक्ता विद्रोह, घटवाल विद्रोह, इस तरह के जो है वो विद्रोह जो प्रारंभिक दौर के विद्रोह रहे वो आते हैं। जब हम लोग आंदोलनों की बात कर रहे हैं तो इसके कारणों को समझना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। किसी भी आंदोलन का कोई एक जो है वो स्थायी कारण नहीं है, बल्कि कई कारण, कई फैक्टर जो है वो बारूद के ढेर की तरह जमा होते चले जाते हैं और अंततः एक चिंगारी, एक तात्कालिक कारण, एक इमीडिएट कॉज जो है वो हर आंदोलन में, हर बारूद में आग लगाने का काम करता है। अगर हम लोग ओवरऑल आंदोलनों की बात करें तो इसकी शुरुआत ढाल विद्रोह के रूप में 1767 यानी 1767 से शुरू होती है, और इसका अंतिम रूप जो सुधारवादी आंदोलन के रूप में देखा जाता है वो हरि बाबा आंदोलन यानी दुका हो के आंदोलन के रूप में 1931-32 के दौर में जो है वो समाप्ति के रूप में देखा जाता है। इस प्रकार हम लोग देखेंगे कि 1767 से लेकर के 1931 तक एक लंबा जो है आंदोलनों का इतिहास रहा है, जो कि लगभग 160 वर्षों से भी अधिक का काल होता है। और जो है यह क्षेत्र जो है आंदोलन में शामिल रहा। अगर हम लोग आंदोलनों के कारणों की बात करें तो इसके 4 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण जो है वो राजनीतिक कारण है। दूसरा अगर हम लोग बात करें आर्थिक कारण है। तीसरे प्रकार के कारणों पे चर्चा करें तो वो सामाजिक कारण है। और चौथे प्रकार का कारण जो है वो धार्मिक कारण है। राजनीतिक कारण में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले अंग्रेज़ों के प्रवेश के साथ ही यहाँ पर जो राजनीतिक उथल पुथल है वो यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। राजनीतिक उथल पुथल से तात्पर्य ये है कि जो ये क्षेत्र है, यहाँ पे स्वतंत्र राजवंश जो है वो अपने शासन को चला रहे थे। जैसे छोटा नागपुर में नागवंश था, सिंहभूम के क्षेत्रों में सिंह वंश था, ढाल वंश था, कोल्हान के क्षेत्र में जो है वो राजवंश थे, मानभूम में भी जो है वो अलग राजवंश थे, रामगढ़ में अलग राजवंश थे। तो इस तरह से जो है वो कई छोटे छोटे राजवंश जो है वो अपना शासन चला रहे थे। इसके अलावा जो हमारा जनजातीय समाज है वो भी अपने आंतरिक व्यवस्था में सुदृढ़ होकर अपना जो समाज है उसको चला रहा था, जिसमें उनकी अपनी राजनीतिक व्यवस्थाएं थी, उनका अपना जो है वो प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी, उनका अपना सामाजिक व्यवस्थाएं थी।
और अंग्रेज़ों के प्रवेश के साथ ही ये सारी व्यवस्थाएं जो है वो धीरे धीरे ध्वस्त होती चली गईं। साजिश के तहत अंग्रेज़ों ने इन व्यवस्थाओं को जो है वो कमज़ोर करने का काम किया और इन्हीं सब कारणों से जो है वो आंदोलन जो है वो वृहद रूप में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग अगर चर्चा करें राजनीतिक कारण की, तो राजनीतिक कारण में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले क्या हुआ कि जो ये स्वतंत्र प्रदेश थे, इन प्रदेशों पर अंग्रेज़ों का अधिकार जो है वो हो गया। यहाँ पर नए कानूनों का जो है वो लागू कर दिया गया, जैसे परमानेंट सेटलमेंट को लागू कर दिया, बंगाल रेगुलेशन एक्ट्स को लागू कर दिया गया। समय समय पर जो है वो आंदोलनों के बाद यहाँ पर प्रशासनिक फेरबदल किए गए, स्वाफा का गठन किया गया या फिर मानभूम जिले का गठन किया गया, रामगढ़ जिले का गठन किया गया। तो इस तरह के जो है वो यहाँ पर प्रशासनिक फेरबदल भी जो है वो देखने को मिलते हैं। तीसरा अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर राजा और जो ज़मींदार थे उनके बीच भी जो है वो असंतोष देखने को मिलता है, क्योंकि अंग्रेज़ों की जो कर प्रणाली थी, जो मैक्सिमम रेवेन्यू यूटिलाइजेशन का जो उनका फार्मूला था, ये काफ़ी शोषणकारी और दमनकारी था। इसके साथ साथ अगर हम लोग देखें और गौर करें तो जो हमारा जनजातीय समाज है ये अपने जल जंगल ज़मीन से जो है वो काफ़ी जुड़ा हुआ है और इन सब के बीच इनकी एक अपनी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था जो है वो विद्यमान है। आज भी वर्तमान में भी ये चल रही हैं। तो इन व्यवस्थाओं में अगर हम लोग बात करें तो संथालों के बीच मांझी परगनेत सिस्टम या फिर मुंडाओं का जो है वो अपना व्यवस्था, स्थानीय व्यवस्था आदि जो है वो यहाँ पर चल रही थी। डोक्लोसोअर व्यवस्था थी। तो इस तरह की व्यवस्थाएं जो है वो चल रही थी और जब अंग्रेज़ों का इस क्षेत्र में अधिकार हुआ, प्रवेश हुआ, तो ये व्यवस्थाएं जो है वो बिल्कुल जो है वो ध्वस्त होती चली गईं। यहाँ पर जो है उनके आंतरिक जो स्वायत्ता थी, जो आदिवासियों की आंतरिक स्वायत्ता थी, उस पर एक बहुत बड़ा आघात जो है वो अंग्रेज़ों की व्यवस्था ने दिया। तो इससे हुआ कि जो मुखिया हैं या जो इनके डोकलो हैं, जो इनके सोहोर हैं, जो इनके मांझी हैं, जो इनके डाकुआ हैं, विभिन्न प्रकार के पदाधिकारी हैं, इन सभी का जो क्षेत्राधिकार का हनन हुआ, इन सभी के जो है वो प्रतिष्ठा में जो आघात पहुंचा, ये इनके राजनीतिक व्यवस्था को काफ़ी डमाडोल कर दिया, इनके राजनीतिक व्यवस्था को काफ़ी झकझोर दिया। जब हम लोग आर्थिक कारणों की चर्चा करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले झारखंड में जो है वो कृषि की समस्या जो है वो तब भी विद्यमान थी और संभवतः आज भी जो है वो विद्यमान है। कृषि से तात्पर्य है कि कृषि से संबंधित कर को जो है वो सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ों ने जो है वो इस्तेमाल किया, खास करके बिहार झारखंड के क्षेत्रों में। हम लोग जानते हैं कि 1793 में यहाँ पर जो है वो परमानेंट सेटलमेंट की व्यवस्था जो है वो कर दी गई, जिससे कर जो है वो काफ़ी ऊंचा हो गया और जिससे ज़मीन भी जो है वो एक सेलेबल कमोडिटी के रूप में जो है वो आ गई। तो यहाँ पर अंग्रेज़ों की इस व्यवस्था, इस परमानेंट सेटलमेंट व्यवस्था के कारण इस झारखंड वाले क्षेत्र में भी जो है वो कृषि की समस्या उत्पन्न हो गई। यानी कि कृषि की समस्या उत्पन्न होने का अर्थ ये होता है कि उनके निर्वाह के कारणों पर, जीवन निर्वहन के कारणों पर, उनके लाइवलीहुड पर जो है वो नियंत्रण जो है वो स्थापित हो गया। यानी कि अब उन्हें अपने स्व उपयोग के साथ साथ बाजार या फिर कर चुकाने के लिए भी जो है वो कृषि करना आवश्यक हो गया। इसके साथ साथ यहाँ पर जमींदार, साहूकार, व्यापारी, ठेकेदार, इस तरह के एक वर्गों का भी जो है वो प्रवेश कराया गया, जो कि यहाँ पर मैक्सिमम रेवेन्यू एक्सट्रैक्शन करने के लिए यहाँ पर लाए गए और उनके द्वारा शुरू हुआ एक लगातार अनंत काल तक चलने वाला शोषण का एक मार्ग जो है वो प्रशस्त हो गया। जब हम लोग सामाजिक कारणों की बात करें तो यहाँ पर जनजातीय प्रथा में हस्तक्षेप की समस्या जो है वो उभर कर सामने आई। जो यहाँ पर जमींदार, साहूकार, व्यापारी वर्ग आदि जो यहाँ पर प्रवेश हुआ, जिनको आमूमन जो है वो यहाँ पर शोषणकारी के रूप में देखा गया, अंग्रेज़ों के द्वारा जो है आदिवासियों के द्वारा उन्हें एक जो है वो नाम, दीकू के नाम से जो है वो पुकारा गया। जो दीक करते हैं, जो परेशान करते हैं, उस नाम से, उस नोमेनक्लेचर से जो है इनको पुकारा गया। ये सभी लोग जो है यहाँ पर
जो जनजातीय प्रथा है उसमें हस्तक्षेप और करने का भी जो है वो काम करते हैं। यानी कि जो आदिवासी समाज था और जो बाहर से बसे हुए यहाँ पर आए हुए जो लोग थे, जिनमें साहूकार, जमींदार, महाजन, बड़े बड़े बंगाल से आए हुए जमींदार आदि लोग जो थे, उन लोगों के बीच और आदिवासियों की संस्कृति के बीच जो है एक टकराव जो है वो देखने को मिलता है, जिस वजह से जो आदिवासी हैं उनमें एक हीनता की भावना जो है वो उत्पन्न होने लगी। इसके साथ साथ इनके लिए चूहाड़, नीच और दुर्भिक्ष, इस तरह के चीज़ों का जो है वो, इस तरह के शब्दों का भी जो है वो इस्तेमाल किया जाना उनके काफ़ी सामाजिक प्रतिष्ठा पर जो है वो काफ़ी बड़ा आघात के रूप में देखा गया, जिसके विरोध में जो है वो कहीं ना कहीं आंदोलनों में ये टीस भी जो है वो निकल कर सामने आती है। उसके बाद चौथा और काफ़ी बड़ा और महत्वपूर्ण कारण रहा धार्मिक कारण। इस क्षेत्र में जो ईसाई मिशनरी हैं और धर्म प्रचारक हैं, उन्होंने जो है वो काफ़ी काम किया। कई मायनों में उन्होंने जो है वो हॉस्पिटल्स, स्कूल्स आदि खोलने का भी काम किया, लेकिन जो उनकी मंशा रही वो सबसे ज़्यादा धर्मांतरण के प्रति जो है वो झुके रहे। इस वजह से जो धर्म प्रचारकों की गतिविधियां रहीं वो उनके लिए फेवरेबल नहीं रहीं, जिसमें खास करके हम लोग बिरसा के आंदोलनों में देखेंगे कि जो शुरुआती दौर में बिरसा जब स्कूल में थे तो उस दौर में भी जो है वो इस बात का विरोध करने लगे, और जो ईसाई मिशनरीज़ हैं उनके क्रियाकलापों को संदिग्ध रूप में जो है वो देखा जाने लगा। तो इस प्रकार आंदोलनों में अगर हम लोग बात करें तो इसके कुछ प्रमुख कारण रहे, जिसमें हमने राजनीतिक कारणों की चर्चा की, आर्थिक कारणों की चर्चा की, सामाजिक कारणों की चर्चा की और धार्मिक कारणों की चर्चा की। तो ये सभी एक कॉमन कलेक्टिव फैक्टर के रूप में जो है वो देखे जाने चाहिए। और इसके अलावा जो प्रत्येक आंदोलन है, इस सब का अपना एक स्थानीय, एक एक्सक्लूसिव कारण रहा, जो कि समझ लीजिए कि उस बारूद के ढेर में चिंगारी का काम जो है वो किया। यानी कि जिसे हम लोग टेक्निकल शब्दों में कहें तो इमीडिएट कॉज के रूप में भी जो है वो चीज़ें रहीं। लेकिन ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो इसी प्रकार के जो है वो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक कारण जो है हम लोगों को प्रत्येक आंदोलनों में देखने को मिलते हैं। अब हम लोग झारखंड में जो जनजातीय विद्रोह है उसमें प्रथम विद्रोह के रूप में 1767 का ढाल विद्रोह को देखेंगे। ढाल विद्रोह जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण विद्रोह रहा, पहला ही विद्रोह रहा जो कि अंग्रेज़ों के विरुद्ध यहाँ पर देखा गया। 1767 यानी 1767 से लेकर 1777 तक ये आंदोलन, ये विद्रोह जो है वो चलता रहा। तो ये बिल्कुल प्रथम प्रकार का विद्रोह जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे, राजा के सम्मान की रक्षा हेतु जो एक विद्रोह है, ये इसी प्रकार में कैटेगराइज किया जा सकता है। ढाल विद्रोह जो जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में जो है वो लड़ा गया, और इसके साथ साथ जो है वो अगर अंग्रेज़ों की ओर से देखा जाए तो इस विद्रोह के दमनकर्ता लेफ्टिनेंट रूक, कैप्टन मॉर्गन और फर्ग्यूसन के रूप में जाने जाते हैं। तो 10 वर्षों तक एक बड़ा विद्रोह जो है वो सिंहभूम के क्षेत्र में जो है वो चलता है। तो होता क्या है कि जब झारखंड में प्रथम प्रवेश की बात करें, अंग्रेज़ों के प्रथम प्रवेश की बात करें, तो हमारा इस सिंहभूम वाले क्षेत्र से जो है वो झारखंड का प्रथम प्रवेश देखने को मिलता है। इस दौर में अगर हम लोग इस पूरे क्षेत्र की बात करें, इस पूरे क्षेत्र में 3 राजवंश मुख्य रूप से जो है वो शासन कर रहे होते हैं। पहला होता है ढाल राजा। ये ढाल राजा कौन थे? जो ढालभूम के क्षेत्रों में जो है वो राज कर रहे होते हैं। दूसरा होते हैं सिंह राजा, जो पोरहट के क्षेत्रों में राज कर रहे होते हैं या अपना शासन चला रहे होते हैं। और तीसरा जो है वो हो लोगों का शासन रहता है। तो हो लोग जो है वो कोल्हान के क्षेत्र में जो है वो अपना शासन चला रहे होते हैं। तो ये सिंहभूम के क्षेत्र में जब अंग्रेज़ों का प्रवेश 1767 में हुआ तो 3 प्रकार के राजवंश जो है यहाँ पर शासन कर रहे होते हैं, जिसमें कि ढालभूम क्षेत्र में ढाल राजा, सिंहभूम क्षेत्र में सिंह राजा और हो वाले क्षेत्र में या कोल्हान वाले क्षेत्र में हो राजवंश जो है वो अपना शासन चला रहा होता है। तो जो अंग्रेजी हुकूमत होती है, असल में इसके जब हम लोग कारणों की चर्चा करें कि आखिर उन्होंने सिंहभूम के क्षेत्र को ही क्यों चुना प्रथम आक्रमण के लिए या इधर से ही क्यों आए, तो इसकी कहानी
थोड़ी सी और पीछे जो है वो आती है, और पीछे आती है कि उड़ीसा का जो संबलपुर क्षेत्र है उस क्षेत्र में होता यूँ है कि नमक जो है वो बनाया जाता है, और उस दौर में नमक का व्यापार जो है वो अंग्रेज़ों के मोनोपोली में था, यानी अंग्रेज़ों का एकाधिकार था। और इस दौरान मराठा राजवंश भी जो है वो एक प्रमुख शक्ति के रूप में जो है वो उभर कर आ रहा था, और इसी दौर में उड़ीसा में जो है वो गजपति वंश का शासन हुआ करता था। तो इसको अच्छे से समझिए, भारत के नक्शे पर समझने का प्रयास करिए कि अंग्रेज जो बंगाल में अब अपना आधिपत्य स्थापित कर चुके हैं, वहाँ की दीवानी प्राप्त कर चुके हैं, उनके लिए टारगेट होता है कि मैक्सिमम रेवेन्यू एक्सट्रैक्शन जो है इस क्षेत्र से किया जाए। दूसरा, मराठा जो एक उभरती हुई शक्ति है, जो भारत के सिंहासन को मुगलों से और अंग्रेज़ों से आज़ाद कर जो है वो एक हिंदू राष्ट्र की जो है वो स्थापना करना चाहते हैं, एक स्वराज्य की स्थापना जो है वो करना चाहते हैं। और तीसरी ओर एक छोटा राजवंश जो उड़ीसा में शासन कर रहा होता है। तो होता यह है कि मराठा जो है वो इस उड़ीसा के राजवंश पर आक्रमण कर जो है वो अपना आधिपत्य जो है यहाँ पर जमा लेते हैं, और संबलपुर में जो उड़ीसा में पड़ता है, झारखंड से काफ़ी निकट है, वहाँ पर नमक का बनाने का जो है वो काम चल रहा होता है। इसी दौर में मध्य भारत से जो है व्यापारी वो नमक का व्यापार करना चाहते हैं, और उनको जो है वो ये अंग्रेज़ों से व्यापार करना पड़ रहा है, क्योंकि जो ये मोनोपोली है वो अंग्रेज़ों के हाथ में है। तो ये जो मध्य भारत के बनारस के जो व्यापारी होते हैं, वो अब ये नमक का व्यापार जो है वो अंग्रेज़ों के साथ ना करके अब मराठाओं के साथ करना चाहते हैं। और इस दौर में जो इनका रास्ता है वो पलामू और सिंहभूम होता हुआ संबलपुर पहुंचता है। यानी यूँ कहें कि एक पलामू का, अगर हम लोग यहाँ पलामू के किला की लोकेशन की बात करें, तो यूँ कहें कि एक इस तरह का एक रास्ता जो है वो हमारे यहाँ उड़ीसा को जाता है, जो कि हमारे झारखंड के ज्योग्राफिकल स्थिति को अगर हम लोग देखें तो ये मध्य भारत और पश्चिम भारत और दक्षिण भारत के मध्य के आसपास में ही जो है वो स्थित है। यानी कि अगर हम लोग पलामू की बात करें तो पलामू से अगर हम लोग उत्तर पश्चिम की ओर जाएं तो हम लोग मध्य भारत, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में जा सकते हैं। वहीं दक्षिण की ओर आएँ तो हम लोग उड़ीसा और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के क्षेत्रों में जो है वो प्रवेश कर सकते हैं। और पूर्व की बात करें तो वो बंगाल और बांग्लादेश तक का क्षेत्र जो है वो आ जाता है, क्योंकि उस दौर में बांग्लादेश भी जो है वो भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। तो सामरिक दृष्टिकोण से पलामू जो है वो बहुत महत्वपूर्ण था। उसी तरह ये जो सामुद्रिक ये जो नमक के व्यापार का जो मार्ग है वो हमारा सिंहभूम पे से होकर गुजरता था। तो अंग्रेज़ों ने इस दौर में जो है वो कलकत्ता का फोर्टिफिकेशन कर लिया था, किलेबंदी कर ली थी, और पूरे बंगाल पर जो है वो अपना अधिकार जो है वो कर चुके थे। और वो झारखंड को भी जो है वो बिहार का ही हिस्सा मानते थे, और यहाँ से भी जो है वो नियमित कर आदि का जो है वो एक्सट्रैक्शन करने का काम जो है वो करना चाहते थे। इसी दौर में जब उन्हें लगा कि कलकत्ता के बावजूद जो है उन्हें अपना नमक का व्यापार जो है वो उतना फ्रूटफुल नहीं हो पा रहा है, उतना ज़्यादा रेवेन्यू नहीं दे पा रहा है, तब इन्होंने इसके कारणों का पता लगाया। तो इन्हें इस वैकल्पिक मार्ग का जो सिंहभूम पलामू होता हुआ जो मध्य भारत और पूर्वी भारत के समुद्री तटों से जो है वो मिलता है, इस मार्ग के बारे में पता चला। और सिर्फ मार्ग ही नहीं, यहाँ पर जो स्थानीय राजवंश हैं उनके द्वारा किस प्रकार इन व्यापारियों की मदद की जा रही है, इसका भी जो है वो पता चलता है। और फिर अंग्रेज जो है ये डिसाइड करते हैं कि अब हमें सिंहभूम की ओर से जो है वो प्रवेश या इस क्षेत्र को जो है वो अपने अधिकार में ही लेना पड़ेगा। तो इसकी जिम्मेवारी जो है वो फर्ग्यूसन को सौंपी जाती है। इस दौर में फर्ग्यूसन पुरुलिया स्थित जो सैन्य छावनी है उसका इंचार्ज रहता है, हेड रहता है, और वो जो है आक्रमण करता है और सिंहभूम की ओर से प्रवेश करने का प्रयास करता है। तो सबसे पहले जो है वो इस क्षेत्र में प्रवेश होता है, और झारग्राम जो वर्तमान में उड़ीसा के आसपास में स्थित है, बिल्कुल बॉर्डरिंग एरिया है हमारा, तो वहाँ पर जो है वो उसके राजा को हराता है। और इससे भयभीत होकर लालगढ़, जामबनी, सिलदा, बड़ा भूम आदि के जो राजा होते हैं, जो छोटे छोटे राजवंश होते हैं, ये सभी जो है वो डर जाते हैं और डर कर जो है कंपनी की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। तो फर्ग्यूसन के इस अटैक के बाद जो है वो उसे और कॉन्फिडेंस आ जाता है, और वो चाहता है कि इस क्षेत्र का जो सबसे बड़ा राजवंश है यानी कि ढाल वंश है, वो उस पर जो है वो काबू कर ले, उस पर कब्जा कर ले, और ये नमक के हो रहे अवैध व्यापार पर भी जो है वो अपना कब्जा कर ले, और साथ साथ में जो है वो कुछ यहाँ से रेवेन्यू को भी जो है वो जनरेट कर पाए।
तो इसके बाद क्या होता है कि फर्ग्यूसन जो है वो ढालभूम के राजा को जो है वो एक संदेश भेजता है, और संदेश में यह होता है कि जो ढाल वंश है या ढाल वंश के राजा हैं वो कंपनी की अधीनता जो है वो स्वीकार कर लें। तो भाई बिल्कुल फिल्मी कहानी चलती है। इन्होंने मैसेज भेजा, सामने वाले राजा ने ठुकरा दिया, और संदेश वाहक को जो है वो मार्ग में ही रोक कर कहते हैं कि यहाँ पर किसी भी बाहरी आदमी का प्रवेश नहीं होने दिया जाएगा। इस दौर में जो ढालभूम के राजा होते हैं वो कौन होते हैं इस बारे में अस्पष्ट है, जानकारी जो है वो अस्पष्ट है। मान लेते हैं वो मिस्टर एक्स राजा होते हैं। तो ये जो मिस्टर एक्स राजा होते हैं, इनसे और फर्ग्यूसन के बीच में जो है वो एक संवाद होने का प्रयास होता है, जो कि विफल हो जाता है। इस संदेश वाहक को बीच में ही रोक करके जो है वो आपस में डायलॉगबाजी का काम जो है वो किया जाता है। इससे क्या होता है कि फर्ग्यूसन जो है वो जिद हो जाती है, फर्ग्यूसन जो है वो गुस्सा हो जाता है, और हर हाल में हर कीमत पे जो है वो इस क्षेत्र को अपने अधीन लेना चाहता है। इससे उसका दोहरा फ़ायदा है, अंग्रेज़ों का जो रेवेन्यू नुकसान है वो भी उसको जो है वो मिल जाएगा, साथ साथ में एक क्षेत्र भी विजित हो जाएगा, और साथ साथ में नमक का जो अवैध व्यापार है उस पर भी जो है वो प्रतिबंध लगा पाएंगे या कंट्रोल कर पाएंगे। तो फर्ग्यूसन और ढालभूम के इस एक्स राजा के बीच जो है एक युद्ध होता है। ढालभूम का राजा जो है वो और ये युद्ध जो है वो जामबनी में होता है, और यहाँ पर बिल्कुल है अंग्रेज़ों की शक्ति के सामने ये मिस्टर एक्स राजा जो है वो पराजित होता है, और फर्ग्यूसन जो है वो अब घाटशिला की ओर बढ़ता है। और इसमें जो ये पराजित होता है, पर अपनी जान बचाकर ये मिस्टर एक्स जो है वो भागने में सफल होता है और अपने महल में जाकर छिप जाता है, जो कि ढालभूम में स्थित है। तो सॉरी, जो कि घाटशिला में स्थित है, माफ़ करिएगा। तो ये मिस्टर एक्स जो है वो अपने घाटशिला के महल में जाकर के जो है वो छिप जाता है हारने के बाद। इसके बाद फर्ग्यूसन क्या करता है कि घाटशिला की ओर बढ़ता है, और इस मिस्टर एक्स राजा को जब पता चलता है कि अब ये फर्ग्यूसन जो है वो हमारे यहाँ आ जाएगा, प्रवेश कर जाएगा, इसको रोक पाना जो है वो संभव नहीं है, तो वो अपना सारा संपत्ति सहित अपने महल में जो है वो आग लगा देता है और फरार हो जाता है। इसके बाद क्या होता है कि घाटशिला का जो जलता हुआ महल है, ये मिस्टर एक्स राजा जो कि फरार हो गया घाटशिला के महल से आग लगाकर, इस जलते हुए महल पर मिस्टर फर्ग्यूसन जो है वो कब्जा करता है, और ये तिथि होती है 22 मार्च। 22 मार्च, जी हाँ, 22 मार्च की जो तिथि होती है, या यूँ कहें तो बिल्कुल आज की ही तिथि, संजोग है ये 22 मार्च 1767 1767, और आज की तिथि 22 मार्च 2022 की है। तो इसी 22 मार्च यानी आज के ही दिन इस घाटशिला के जलते हुए महल पर मिस्टर फर्ग्यूसन जो है वो कब्जा कर लेता है। तो परीक्षा दृष्टिकोण से इस तिथि को भी जो है याद रखें, हो सकता है आने वाले समय में कभी जो है ये पूछा जाए कि घाटशिला के जलते हुए महल पर फर्ग्यूसन ने कब्जा कब किया। तो ये 22 मार्च के दिन जो है वो चलते महल पर कब्जा कर लेता है, और ये मिस्टर एक्स राजा जो है वो फरार हो जाता है। इसी बीच जो ढालभूम का राजा होता है, इसका एक भतीजा होता है जिसका नाम होता है जगन्नाथ ढाल, जिसको हम लोग ढाल विद्रोह के नेता के रूप में भी जानते हैं। तो ये जो भतीजा है जिसका नाम जगन्नाथ ढाल है, इसको जो है इससे अंग्रेज जो है, इससे जो फर्ग्यूसन है वो अपनी जो है वो बातचीत आगे बढ़ाता है, और इसको जो है वो ढालभूम का राजा जो है वो घोषित कर देता है, और इसके साथ जो है एक एग्रीमेंट पे जो है वो आता है, एक जो है वो कर देने पर जो है वो उसको बाध्य करता है, और कर देने के ही शर्त पर जो है वो यहाँ का राजा उसे घोषित कर देता है। तो फर्ग्यूसन और जगन्नाथ ढाल के बीच जो है वो 5500 रुपये सालाना कर देने की जो है वो सहमति बनती है, 5500 रुपये। हालांकि ये कर कई बार जो है वो रिवीजन होता है, जिसको हम लोग आगे देखेंगे। तो ये जो होता है, इस प्रकार जगन्नाथ ढाल को यहाँ पर राजा बनाकर फर्ग्यूसन जो है वो अपनी सेना लेकर वापस लौट जाता है, और इस क्षेत्र को विजित क्षेत्र के रूप में मान लेता है। लेकिन ये जो जगन्नाथ ढाल है, जो अब राजा बन चुका है, वो बड़ा टेढ़ा आदमी है भाई। वो जो है इतनी आसानी से जो है वो अंग्रेज़ों को कर देने का काम नहीं करता है, और वो क्या करता है कि यहाँ पर जो ढाल लोग हैं उन सभी को जो है वो अंग्रेज़ों के विरुद्ध भड़काने का काम करता है, कर नहीं देने का काम करता है। जिस 5500 रुपये सालाना पर तय हुआ था, वैसा कोई कर वो जो है वो समय से नहीं पहुंचाता है, और पूरे क्षेत्र में अराजकता जो है वो फैलाते रहता है। इस दौरान अंग्रेज़ों ने देखा कि ये जो है हमारे साथ एग्रीमेंट भी कर रहा है और यहाँ पर अराजकता भी फैला रहा है। इस वजह से अंग्रेज़ों को यहाँ पर कई बार सैन्य अभियान करने पड़े, जिसमें लेफ्टिनेंट रुक जो है वो
शामिल रहते हैं और लेफ्टिनेंट रुक जो है वो जो जगन्नाथ ढाल हैं और उनकी जो प्रजा है जो विद्रोह पे उतारू हैं उसको जो है वो कंट्रोल करने के लिए लेफ्टिनेंट रुक को इस बार भेजा जाता है। और ये लेफ्टिनेंट रुक को आदेश भी दिया जाता है कि उस जगन्नाथ ढाल को पकड़ के लाओ। पहले ये ने एग्रीमेंट कर लिया इन साहब ने और फिर जो है ये फॉलो नहीं कर रहे हैं तो इसे पकड़ कर लाया जाए। लेकिन लेफ्टिनेंट रुक जो है विद्रोह को तो कुचल देता है, यानी इस अराजकता को तो शांत करने में सफल रहता है, लेकिन जगन्नाथ ढाल को पकड़ नहीं पाता। तब ये जो लेफ्टिनेंट रुक है वो एक गेम खेल देता है। गेम क्या खेलता है कि जगन्नाथ ढाल यहाँ से ऑलरेडी भाग चुके हैं और वो जो है उनके भाई नीमू ढाल को जो है वो बंदी बनाकर ले जाता है। तो होता क्या है कि नीमू ढाल अब जो है वो बंदी बन चुका है, लेकिन जगन्नाथ ढाल अपनी गतिविधियों को जो है वो कंटिन्यू रखते हैं। यानी कि नीमू ढाल के अरेस्ट के बाद भी इस ढालबुम वाले क्षेत्र में जो है वो गड़बड़ी जो है वो सुधरती नहीं है। अधिकांश क्षेत्र पर अपना कब्जा जो है वो जगन्नाथ ढाल कर चुके होते हैं और कंपनी को जो है वो किसी प्रकार का कर नहीं दे रहे होते हैं या कंपनी के नाक में दम किए हुए रहते हैं। तो क्या होता है कि अंग्रेज़ों ने फिर एक जो है वो चाल चली, फिर एक जो है वो पासा फेंका। पासा क्या फेंका कि इस बार जो नीमू ढाल जिनको उन्होंने अरेस्ट किया था उसको ही जो है वो राजा बना देते हैं और जो है वो उससे भी एक कर सेटलमेंट की बात कर लेते हैं। लेकिन ये नीमू ढाल भी जो है वो कुछ खास कर नहीं पाता, राजा तो बन जाता है, लेकिन जगन्नाथ ढाल जो वर्तमान में कुर्सी पर नहीं है पर अपने प्रजा के बीच में है, वो प्रजा को उकसाने का काम करते रहते हैं और अराजकता जो है वो फैलाते रहते हैं। इससे तंग आकर से आजी जाकर कंपनी जो है वो अंततः 1777 में जगन्नाथ ढाल को ही जो है वो ढालबुम का राजा मान लेती है और 1780 में 4267 रुपीज़ 4267 रुपये पर जो है वो ढालबुम का लगान जो है वो तय कर दिया जाता है और जगन्नाथ ढाल जो है वो इस विद्रोह को जो है वो शांत कर देते हैं और अंग्रेज़ों की अधीनता जो है वो स्वीकार कर लेते हैं। इस प्रकार जो हमारा ढाल विद्रोह रहा इसकी जो है वो इतिहास के रूप में देखा जाता है। तो यही जो 10 वर्षों का समय रहा 1767 से लेकर के 1777 तक, जब अंततः जो अंग्रेज हैं यहाँ पर अपना दमन चक्र चलाने में सफल हो जाते हैं और अंततः जगन्नाथ ढाल से जो है वो कर वसूलने में भी सालाना कर वसूलने में सफल हो जाते हैं। इस पूरे दौर के इस पूरे कहानी में जो जगन्नाथ ढाल के प्रति ढाल प्रजा ने जो ढाल भूमि के जो प्रजा रही जो साथ दिया, इसी को ही हम लोग ढाल विद्रोह के रूप में देखते हैं। तो दोस्तों यही ढाल विद्रोह की कहानी रही। इसकी कहानी आगे की कहानी ढाल विद्रोह के बाद जो है हम लोग पोरहट की कहानी या फिर आगे जो है हम लोग पोरहट के अलावा अगर हम लोग चुआर विद्रोह की बात करें उसकी कहानी, पलामू की कहानी, चेरो विद्रोह की कहानी आगे को जो है हम लोग अन्य क्लासेस में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले दिन।